बचपन में लोग बच्चों के बाल बड़े खींच के बांधते हैं, से इनकी जड़ें जो बालों की रूट्स है ना वो स्ट्रांग हो जाएंगी। हेयर ट्रांसप्लांट कराया कितनी देर चल जाता है। तो ये पीआरपी क्या चीज़ है। और मान लीजिए कि किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लिया और वो नॉर्मल हेयर उस पर आ गया, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड फॉर। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हेयर ग्रेइंग, जैसे कहते हैं बाल सफ़ेद हो जाना, बहुत यंग एज में हो जाता है। ये हेयर ऑयल का कहा जाता है कि इट इज़ वेरी गुड। जितना हेयर की ऑयलिंग करेंगे उतने हेयर हेल्दी भी रहेंगे और ग्रोथ भी अच्छी होगी। पर अगर हम बार बार शैम्पू करें तो हमारे बाल ब्रिटल नहीं हो जाएंगे, हेयर ब्रेकेज बहुत होनी शुरू हो जाएगी, सूख जाएंगे बाल बिल्कुल। हेयर के ऊपर लोग कभी कभी अंडा लगाने के लिए कहते हैं। एक और बीमारी के बारे में सुना है, एलोपेशिया एरेटा। और इसके क्या कॉजेज हैं, ये चीज क्या है एलोपेशिया एरेटा। जसवीरा स्टॉक जोन पे हम आपके साथ हर बार एक नया एपिसोड लेके और एक नया टॉपिक लेके जरूर जुड़ते हैं। और कई सारे टॉपिक्स हम बना चुके हैं इन वेरियस फील्ड्स। सो आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा, और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद आप उस पॉडकास्ट का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करके अपनी ड्यूटी ऑफ बीइंग अ गुड फ्रेंड, अ गुड रिलेटिव भी पूरी कर सकते हैं। आज हम ऐसी बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में भी हम डॉक्टर साहब से वो सारी चीज़ें पूछेंगे जो हमारे मन में एक तरह से एक मिथ या एक भ्रांति के तौर पर हमारे मन में हैं। वो आज हम डॉक्टर साहब से सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जसवीरा स्टॉक जोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। खूबसूरत बाल और खूबसूरत त्वचा, ये तो एक फैक्टर हम मान के और लेके चलते हैं कि सबके होने ही चाहिए। और अगर बाय चांस किसी भी कारण से अगर बाल थोड़े कम है माथे पे, सिर पे हल्की सी बॉल्डनेस आ रही है जो आजकल बहुत जल्दी आ जाती है, ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 25, 30, 35 पे ही आ जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है। थोड़े दिन पहले ही मुझे कोई मिले और वो बेसिकली इज़ वेरी गुड एट बिजनेस कंसेप्ट्स एंड मार्केटिंग। सो वो कह रहे थे कि आई एम वेरी डिजेक्टेड। मैंने कहा क्या बात हो गई, इतने उदास हो। तो बोले कि मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, मेरे पास बहुत अच्छे बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं, पर मैं जब भी किसी से बात करता हूँ लोग मेरी पर्सनालिटी को देख के, और पर्सनालिटी से उनका मतलब था कि वो जो बाल जो बहुत कम है सिर पे, उसको देख के ही इसे मुझे लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। पीपल फील आई हैव नथिंग टू से, या मैं उतना अच्छा नहीं बोल सकता, या मैं उतना कुछ जानता ही नहीं, या वो मेरी पर्सनालिटी से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें चोरी कर लेते हैं। यस, आज के बढ़ते दौर में, आज की तेज़ ज़िंदगी में जो पॉल्यूशन से भरी है, पॉल्यूटेंट्स से भरी है, पॉल्यूशन ना केवल हवा का है, ना केवल पानी का है, पर खाने में है, फल फ्रूट सब्जियों में है, यहाँ तक कि पॉल्यूशन दिमाग में है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि ये सब चीज़ें अगर कहीं दिखती हैं हम में, तो वो हमारे बालों में दिखनी शुरू हो जाती हैं, और ख़ास करके यंग बॉयज़, आज के नौजवान पीढ़ी में दिखनी शुरू हो जाती हैं। और यही कारण है कि हम आज लेके आ रहे हैं अपने मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता जी को, ताकि वो आकर हमें बता सकें इन अ लॉन्ग पॉडकास्ट, ये बता सकें स्पष्ट रूप से कि बालों के झड़ने का कारण क्या है, और अगर बाल झड़ते ही हैं कारण अकारण
वो कारण जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है, हेयर के साथ रिलेटेड मेडिसिन्स क्या हैं, और बालों की साफ सफाई संभाल और बालों को लंबे समय तक अच्छा कैसे बना के रखा जाए। सो प्लीज़ डू एन्जॉय जसवीराज टॉक जोन। पर साथ ही में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वी सी कि बहुत सारे लोग हमारा पॉडकास्ट व्यू करते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जसवीराज टॉक जोन पे हम ना केवल हेल्थ इश्यूज़ पर हम हर वो चीज़ लेके आ रहे हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनने में काम आएंगी। वेदर इट इज़ मोटिवेशन, वेदर इट इज़ पर्सनालिटी, वेदर इट इज़ हेल्थ या कुछ भी और। पर जब हमारे ये पॉडकास्ट आएंगे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन नहीं दबाया होगा, तो आपको इसके मैसेजेस नहीं आएंगे। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पे क्लिप्स, फेसबुक पे शॉर्ट रील्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसका पूरी तरह से फ़ायदा मिल सके। और हमें ये भी बताइए कि हम आपके लिए कैसे गेस्ट लेके आएँ अपने पॉडकास्ट पे, ताकि हम इसको और ज़्यादा आपका प्रिय प्रोग्राम बना सकें एंड यू कैन ऑल एन्जॉय इट। सो मीनवाइल एन्जॉय जसवीराज टॉक जोन। आज फिर हम अपना सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं in the skin and dermatology series, and I heartily welcome Dr. Amit Gupta ji to the studio. नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारे फर्स्ट एपिसोड का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। रीज़न बीइंग कि हमें कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं एंड हमारा पर्पस जो है इस पॉडकास्ट का वो यही है कि जिसकी जो भी सवाल हैं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, दैट शुड कम टू अस। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये आया है स्किन वालों के लिए, स्किन उससे आया है कि जिनके ओपन पोर्स होते हैं वो कहते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन है। ओपन पोर्स है क्या? बेसिकली हमारी सारी स्किन जो है पोरस है। जो लाइव स्किन है वो पोरस ही होगी, उसमें पोर्स होंगे ही, क्योंकि हमारा जो पसीना निकलना है, जो ऑयल निकलना है, वो अल्टीमेटली इन पोर्स से ही बाहर आएगा। तो हम ओपन पोर्स को बंद नहीं कर सकते, वो एक नेचुरल पोर्स है। किसी के पोर्स थोड़े ज़्यादा वाइड होंगे तो वो उसको ओपन पोर्स कह देंगे, अदरवाइज पोर्स तो हमारी स्किन में होंगे ही। तो पोर्स को डिजीज़ बनाया है सलून पे। वो कहते हैं आपके ओपन पोर्स हैं, आप स्पा कराओगे तो इससे कम हो जाएंगे। तो जब आप कोई भी फेशियल कराते हो, स्पा कराते हो, तो वो थोड़ी देर के लिए आपको कम दिखते हैं। बट ओपन पोर्स को हमें ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, और उसकी बहुत कोई मेडिसिन्स नहीं है, कोई सीरम्स नहीं है। अगर हम उनको कम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे माइक्रो नीडलिंग, RF होती है, उससे हम उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। बट ओपन पोर इज़ नॉट ए डिजीज़। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन में पहले से ही है, जो आपको पसंद नहीं है। हाँ। तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। पर एक्चुअली वो डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं कि कॉस्मेटोलॉजी इंडस्ट्री में होता है कि फेस मास्क लगा लीजिए, कुछ टाइटनिंग एजेंट्स हैं, कुछ टाइटनिंग क्रीम्स हैं लगाने से, तो ओपन पोर्स ठीक हो जाते हैं कि नहीं? कोई घरेलू नुस्खा जिसको हम कहते हैं, कोई भी हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो जो भी ये सारे मास्क हैं या फेशियल्स हैं या स्पा करते हैं, तो एक थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन को थोड़ा एडिमा देते हैं, थोड़ी स्वेलिंग सी जो आएगी, जो थोड़ी टाइटनेस आती है, बट वो शॉर्ट लिव्ड ही है। इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट कि आपके ओपन पोर्स खत्म हो जाएंगे। वो आपको एक टेम्पररी फीलिंग देगा कि हाँ आपके ओपन पोर्स थोड़े कम हुए हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2 to 3 days, 4 days, 5 days, वो सारा कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा। ओपन पोर्स के लिए थोड़ा बहुत जो प्रोसीजर्स होते हैं, एक उसमें होती है माइक्रो नीडलिंग RF, और एक स्किन टाइटनिंग आती है RF। उसमें थोड़ा सा आपको टेक्सचर में चेंज दिखेगा, बट वो सारा प्रोसीजर से किया जा सकता है, बट वो भी परमानेंटली नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ आपकी स्किन को लाइव बनाने वाली चीज़ ही पोर्स है। तो अगर पोर्स, जिस स्किन पे पोर्स नहीं है, अगर किसी के मान लो कोई चोट लगी है, तो उसकी स्किन बिल्कुल, वो उसका जो स्कार होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, शाइनी सा होता है, उसमें पोर्स होते ही नहीं है। तो नॉन पोरस स्किन इज बेसिकली डेड स्किन। तो जिनके थोड़े वाइड है उनको, लोगों को रहता है कंसर्न, बट बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो इसी पे आया है वो हेयर लॉस पे आया है, एंड आई एम हैप्पी टू टेल देम कि आज हम हेयर लॉस सीरीज़ ही एड्रेस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप हमें हेयर लॉस के बारे में बताइए कि 2 तरह के हेयर लॉस होते हैं, एक हेयर फॉल और एक हेयर लॉस। इनमें क्या डिफरेंस? ऐसा है कि नेचर ने ना हमारी स्कैल्प के लिए एक सिस्टम बनाया है कि हमारे बाल ग्रो भी करते हैं
और झड़ते भी हैं, वो फेजेस में होता है। एक होती ग्रोथ फेज और एक है उसमें शेडिंग फेज। तो हमारे हर स्टेज पे मान लो आज के दिन में हर इंसान के 50 to 100 हेयर गिरेंगे और नए पुराने बाल गिरेंगे और नए बाल आएंगे। ये एक रेगुलर फिनोमिना है, ये चलता ही रहेगा, ये नेचुरल है। ये जितने भी बाल झड़ रहे हैं ये वापस आएंगे। सो ये एक नेचुरल हेयर फॉल है, इसमें हमारा कोई हेयर लॉस नहीं हो रहा और इसकी हमें किसी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ नेचुरली नेचर ने सिस्टम बनाया है कि बाल झड़ेंगे और आएंगे। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक पेड़ है, उसमें से पुराने पत्ते झड़ते हैं, शेड ऑफ होते हैं, फिर नए आते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम भी नहीं बनाया कि हमारे जैसे पेड़ पे पतझड़ आ जाती है तो हमारे बालों में पतझड़ नहीं आएगी, कि बिल्कुल खाली नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, कि वो चलता रहता है प्रोसेस कि हर स्टेज हमारे पुराने बाल झड़ेंगे, नए बाल आएंगे। तो हेयर लॉस में क्या हो रहा है कि वो जो हमारे मान लो हमारे 100 या उससे ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो उसमें जो वापस आ रहे हैं वो पूरे नहीं आ रहे हैं। कुछ बाल आपके परमानेंटली नहीं आ रहे वापस, जहाँ जो आ रहे हैं वो थिन आ रहे हैं, पतले आ रहे हैं, वो थिक नहीं है, वो मिनिचराइज हो गए मतलब और पतले हो गए हैं, तो वो हेयर लॉस है। तो हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो हेयर लॉस का करना है। हेयर फॉल जो है वो नेचुरल, उसको हमें फिजियोलॉजिकल फिनोमेना मान के एक्सेप्ट कर लेना है। पर अक्सर मतलब हमने भी रियलाइज़ किया और अपनी विद एजिंग हम भी देखते हैं कि जितने भारे बाल आगे थे उतने रहते नहीं हैं। मतलब हेयर थिनिंग तो एक चीज़ है, जैसे हम कहते हैं कि मेरे बाल बहुत झड़ गए जी, अब तो हल्के हो गए हैं बाल, भारी नहीं रहे। कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें हर चीज़ का ना एक्चुअली कारण नहीं पता, हम उसके कारण में जा ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि मेरे बाल, मान लो मेरी चोटी पतली हो गई, तो चोटी पतली होना इज़ नॉट द राइट थिंग। हमें अगर अपने बालों की सही हेल्थ देखनी है तो हमें स्कैल्प से देखनी है। हमें ये देखना है कि हमारे कोई पैच ऑफ बाल्डनेस तो नहीं है। हमें अगर मान लो है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो अलग अलग रीजंस हैं। तो सिर्फ हम एक्चुअली क्या है कि फीमेल्स के केस में स्पेशली हम देखते हैं हमारी चोटी कितनी मोटी है। जब मैं शुरू में 18 साल में थी, मेरे बाल इतने लंबे होते थे। हमें ये भी देखना है कि इस दौरान हम कितने प्रोसेस के थ्रू गए हैं, मतलब हमारी एजिंग प्रोसेस भी एक है। दूसरा, प्रेगनेंसी के बाद एक बार हमारे बाल सारे झड़ते हैं, डिलीवरी के बाद हमारे बाल पुराने झड़ के नए आते हैं, तो उनको दोबारा लंबे होने के लिए फिर एक समय चाहिए, अनइंटरप्टेड ग्रोथ चाहिए, ताकि वो उतने ही लंबे फिर हो जाए। तो फीमेल के केस में स्पेशली हेयर लॉस के बारे में ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सोच में है। हेयर लॉस जो है उसका मेन कारण ही स्ट्रेस ऑफ हेयर लॉस है कि हमें गंजी तो नहीं हो जाऊंगी। ये तो सबसे ज़्यादा फिक्र है। हाँ, तो फीमेल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उनके बाल लंबे हैं, जैसे ना लंबे बाल घिरेंगे तो हमें ज़्यादा दिखते हैं। तो उसमें हेयर लॉस इतना मेजर नहीं होता, हेयर फॉल है, लॉस कम है। अभी आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं फीमेल की और मेल की, तो मेरे को अभी ख्याल आया कि जब मेल का बॉल्डिंग पैटर्न है, बाल झड़ जाने का पैटर्न है, मेन में मैंने देखा है अक्सर माथा चौड़ा होता जाएगा, उसके बाद में एक बड़ा सा बॉल्ड पैच आ जाता है। और फीमेल्स में एक अलग तरह की बॉल्डिंग है जिसको हम ये थिनिंग ऑफ हेयर कह सकते हैं। तो जो मेल और फीमेल का जो हेयर, एक तो हेयर लाइन ही डिफरेंट है। अगर आप देखोगे फीमेल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक राउंडेड हेयर लाइन है, वो उसी तरह ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर रिसीडिंग होती भी तो राउंडेड पैटर्न में ही होती है। मेल में जो रिसीडिंग है वो टेम्पोरल एरिया से ज़्यादा होगी, फिर ये वाली भी जो फ्रंटल एरिया भी रिसीड करेगा, टेम्पोरल ज़्यादा रिसीड करता है। टेम्पोरल से साइड वाला, ये वाला एरिया। तो इसको हम एम पैटर्न बोलते हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेल हॉर्मोन्स। तो नेचर ने मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग बनाया है, ताकि हमें उस, चाहे किसी के लंबे बाल हैं या नहीं हैं, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो जैसे ही प्यूबर्टी के बाद मेल में एक रिसीडिंग पैटर्न शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ 18-19, सब मेल्स में होगा और वो नेचुरल है। एक नेचुरल मैच्योरिंग रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, वो मेल्स में होगी ही, वो सब मेल्स में होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। और दूसरा जो मेल और फीमेल डिफरेंस ये है कि आप गंजे मेल बहुत देखते हो पर अब बाल्ड फीमेल्स बहुत कम देखोगे, वेरी रेयरली। तो वो ये सारा जो सिस्टम है ये हॉर्मोन्स का सिस्टम है।
और फीमेल में जो हेयर लॉस का पैटर्न है वो यूजुअली डिफ्यूज होता है और उसमें थिनिंग ज़्यादा होती है। हाँ जी, थिनिंग ज़्यादा, अनहेल्दी हेयर फीमेल में देखने को मिलेंगे। हाँ, बट टोटली बाल्डनेस वेरी रेयर, ऐसा नहीं कि नहीं होती, कुछ डिजीजेज में भी होती है, कुछ उनमें भी अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस आएगी उसमें भी होगी, बट इट इज़ नॉट दैट कॉमन। बट मेल्स, I would like to say कि 50 to 70% ऑफ मेल्स अल्टीमेटली इवेंचुअली उन्होंने बाल्ड होना ही है। वो किस एज में हो रहे हैं दैट वेरीज, किसी कोई 40 में हो रहा है, कोई 50 में हो रहा है, कोई 60 में हो रहा है, 70-80 में भी होता है। तो मतलब बाल्डनेस आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, पहले हेयर लाइन पे थोड़ा बहुत दिखती है और हाँ, फिर आगे बढ़ती yes, चली जाती yes. है। तो ये बाल्डनेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं? देखिए मैडम, इसको समझने के लिए पहले तो हमें ये देखना है कि जो बाल्डनेस है वो मेनली मेल्स में ज़्यादा हम देखते हैं। तो मेल्स में कारण क्या है बाल्डनेस का? तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो 90% कारण है वो है हार्मोन्स और जीन्स। तो किसी मेल के बाल कितने झड़ेंगे, किस एज से झड़ने शुरू होंगे, वो उसमें जो मेन फैक्टर है वो ये डिपेंड करता है कि आपके फादर के, आपके दादा के, नाना के, मामा के, मतलब मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड से आपके हेयर फॉल के मेल्स में किस एज में शुरू हुआ और कितना फास्ट है। तो अगर आपकी हिस्ट्री बुरी है तो वो आपके बालों के फ्यूचर अच्छा होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको उससे डिसाइड होगा। तो मेन जो मेल में जो मेन फैक्टर है वो है जेनेटिक्स। सेकंड इज हार्मोन्स। तो मेल हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको हम DHT कॉमनली कहते हैं। तो DHT का यही काम है कि वो हेयर लाइन को रिसीड करेगा। तो वो हर मेल में है, बट उसकी वेरिएशन है, वो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, वो आपकी फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है। तो 90% जो कारण मेल में हेयर लॉस का है वो जेनेटिक और हार्मोन्स है। 10% जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है। जैसे कि मान लो कोई बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, किसी को एंग्जाइटी रहती है, कोई घर में टेंशन है, रात को लेट सोने वाले, जैसे कि जो बहुत बच्चे आजकल लेट सोते हैं तो उनका हेयर फॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो हेयर फॉल ज़्यादा होगा। फिर अगर आप मान लो कि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, जैसे आपके खाने, आप प्रोटीन डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो तो उसमें भी हेयर फॉल बढ़ेगा। एक और मेल में भी है, फीमेल में भी कारण है, वो है ट्रैक्शनल हेयर लॉस कहते हैं हम। ट्रैक्शनल मीन्स खींच, जो हम अपने बालों को खींचते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों अगर अपने बालों को खींच के बांधेंगे, जिसमें कि उसमें हमारी हेयर लाइन रिसीड, यहाँ पे रिसीड होना शुरू हो जाएगी। तो वो खींच जो है वो ट्रैक्शन क्रिएट करती है। पर ये खींचने वाला ना, मैंने कहीं पे पढ़ा है और सुना भी है कि बचपन में लोग बच्चों के बाल बड़े खींच के बांधते हैं, से इनकी जड़ें, जो बालों की रूट्स हैं ना, वो स्ट्रांग हो जाएंगी। उल्टा है मैडम। अच्छा। जो हमारे बाल हैं, जब हम उनको रेगुलरली खींचते रहेंगे, अगर मान लो कि आपने एक दिन के लिए किसी फंक्शन के लिए हेयर स्टाइल किया, उसमें टाइट मान लिया, उससे नहीं होने वाला। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक ही हेयर स्टाइल को फॉलो करोगे तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा उसमें। जब वो ट्रैक्शन पड़ती रहेगी तो वो जगह हमारी धीरे धीरे करके खाली हो जाएगी। और ट्रैक्शनल हेयर लॉस जो है वो इरिवर्सिबल है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, वो ये तो अपने हाथ में है। हाँ, ये अपने हाथ में, तो इस चीज से तो बच ही जाना चाहिए। हाँ, तो हमें टाइट पॉनीटेल्स होती है, जैसे लोग करते हैं, कई लोग जूड़ा करते हैं, जैसे उससे बाल हमारे, और छोटे बच्चों के भी बाल बहुत खींच के ना बांधें, आगे जाके उनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें एक और भी ये भी बड़ा रियलाइज़ किया है, देखा भी है कि जो जेंट्स हैं उनके जब बाल बॉल्डिंग होती है तो आगे से तो सारे बाल चले जाते हैं, पर पीछे एक बालों के, मतलब पीछे के बाल उनके स्टिल वैसे ही होते हैं या अच्छे होते हैं। वो बेसिकली मैडम जो DHT हार्मोन है वो बेसिकली हमारे फ्रंटल एरिया, टेम्पोरल और ये सेंट्रल जो उसको क्राउन कहते हैं, यहाँ पे काम करता है मेनली। तो हमारा जो, अगर आप किसी 70-year-old मेल को भी देखोगे तो उसका ये वाला पार्ट जो 70, उनकी एक लाइन यहाँ पे बचेगी, ऑक्सीपिटल एरिया और टेम्पोरल एरिया। और अगर किसी की हेयर लॉस स्टार्ट हो गई है और हल्की सी रिसीडिंग हेयर लाइन आ गई है तो उसमें क्या है, व्हाट इज़ द मेडिसिन, या कैसे उसको ट्रीट करना? मैडम पहले तो हमें ये देखना है कि जो रिसीडिंग हेयर लाइन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़ी सी लाइन को रिसीड करना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ, मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे ये शुरू हो जाता है मेल्स में। तो रिसीड तो ये करेगी, हम उसकी रिसेशन को स्लो कर सकते हैं,
उसके लिए मेडिसिन हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे मिनॉक्सिडिल, आपने सुना होगा, बहुत कॉमनली लोग सुना हुआ है। ये ओवर द काउंटर मिल जाती है, ओवर द काउंटर मिल जाती है, बट लोगों को यूज़ नहीं करनी चाहिए कि उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। तो इस जो मिनॉक्सिडिल है बेसिकली उसका रोल क्या है कि वो हमारी स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो जो हमारी नाड़ियां हैं जो स्कैल्प के ऊपर, उनको खोल देती है, तो उससे हमारा खून का दौरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे जो पतले बाल हैं वो थोड़े मोटे होने शुरू हो जाते हैं। और अगर बेबी हेयर हैं, अगर रूट हैं, तो उसको रीग्रो भी कर सकती है। लेकिन अगर बिल्कुल बाल चले गए हैं, वहाँ पे वो काम नहीं करेगी। तो मिनॉक्सिडिल वर्क्स ओनली ऑन द एग्जिस्टिंग हेयर। अगर वो पतले हैं उनको वो मोटा कर देगी, लेकिन जहाँ पे आपके बिल्कुल क्लियर हो गया है वहाँ पे मिनॉक्सिडिल काम नहीं करेगी। सेकंड जो डिजीज़ जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो है फिनेस्ट्राइड। वो एक DHT, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एक हार्मोन होता है जो काम करता है हेयर लॉस के लिए। तो DHT ब्लॉकर बोलते हैं उसको। ये काफ़ी कॉमन ड्रग है, फिनेस्ट्राइड, और एक आजकल नई है ये ड्यूटासराइड। ये दोनों भी हम यूज़ करते हैं इन मेल पैटर्न बाल्डनेस में। तो दे आर नॉट विदाउट साइड इफेक्ट, मीन्स इन सारी ड्रग्स का, ये तीनों का, आपने अभी का मिनॉक्सिडिल का भी साइड इफेक्ट है? मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट है। मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट एक इरिटेशन की फॉर्म में हो सकता है, बट एज सच आप इसको लॉन्ग टर्म, आप 10 साल 15 साल लगा सकते हो। उसमें कई लोगों को जो अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल है वो सूट नहीं करता, तो हम उनको सीरम बेस देते हैं। तो मिनॉक्सिडिल के मेजर साइड इफेक्ट कोई नहीं है, बट वो इरिटेशन कर सकता है। लेकिन फेनेस्ट्राइड या ड्यूटासराइड जो है उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किस पेशेंट को कितनी डोज में देना है वो आप डॉक्टर ही बता पाएगा, और किसको कौन सा देना है, फेनेस्ट्राइड देना है, ड्यूटासराइड देना है। तो अंडर मेडिकल सुपरविजन ही ये these drugs should not be taken without medical supervision. और मान लीजिए कि सारी ड्रग्स करने के बावजूद बाल किसी के चले ही गए, तो पीपल जनरली हैव अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जितनी यंग एज में आजकल बाल जा रहे हैं बच्चों के, वो उनकी करियर मेकिंग एज है, एंड आई वुड से कि वो उनकी मैच मेकिंग एज भी होती है। तो उसमें आजकल बहुत ज़्यादा आप देखेंगे एवरीवेयर इट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। ऑफ कोर्स हेयर ट्रांसप्लांट 70 ईयर ओल्ड्स भी कर रहे हैं, 50 ईयर्स ओल्ड भी कर रहे हैं, बट उनके लिए तो मैंडेटरी हो जाता है। 30 साल के व्यक्ति हैं, उसके बाल चले गए, तो उसको तो जाना ही है फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। मैडम, हेयर ट्रांसप्लांटेशन को हम कहते हैं हेयर रिस्टोरेशन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपके बालों को एक जगह से निकाल के रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स जहाँ पे आपके बाल नहीं हैं। तो मेनली हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रोल वहाँ आता है जहाँ पे आपके बाल बिल्कुल भी अब दवाइयों से नहीं आ रहे। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया एरिया है जो बैक पे, जिसको ऑक्सीपिटल एरिया कहते हैं, ये बाल यूजुअली DHT डिपेंडेंट नहीं है। तो इनमें से हम बाल निकालते हैं। इसके लिए जो टेक्निक आजकल कॉमनली यूज़ की जाती है उसको FUE कहते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो एक एक बाल निकाला जाता है, फिर फ्रंट पे उसको एक नीडल के साथ एक होल किया जाएगा, उसमें उसको रखा जाएगा। ये एक बहुत ही मतलब टेक्निकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो बाल जो आप छेद कर रहे हो वो कहाँ कैसे कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन ऑफ द हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बाल को जो नॉर्मल उसकी डायरेक्शन है उसमें नहीं लगाया तो वो टेढ़ा हो जाएगा, वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में आप छेद करोगे उसी डायरेक्शन में बाल अल्टीमेटली ग्रो करने वाला है। और सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको किस एरिया से लेना है। अगर आपने मान लो कि जो एरिया ऑलरेडी DHT डिपेंडेंट है वहाँ से ले लिया तो वो भी आपका बाल झड़ जाएंगे अल्टीमेटली जो आपने लगाए हैं। तो हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हमें जो DHT से थोड़ा इंडिपेंडेंट एरिया है, यानी कि ऑक्सीपिटल एरिया है, वहाँ से बाल लेने हैं लगाने के लिए। तो ये उस तरह का काम है कि आप एक पौधा निकालते हो, एक जगह से जड़ निकाली दूसरी जगह लगा दी, ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बट यह तो फिर फुली एक मेडिकल प्रोसीजर है, एक सर्जरी जैसा ही प्रोसीजर मान लेना चाहिए इसको भी। कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि भाई कहीं से भी करा लिया, कभी भी करा लिया। मैडम बिल्कुल भी छोटी चीज़ नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लोग ये देख रहे हैं कि सस्ता कौन कर रहा है। देयर आर पीपल जो सिर्फ टेक्नीशियन हैं, उन्होंने एक 10 बाई 20 की दुकान में वो बैठे हैं और वो कहेंगे हम इतने पैसे में कर देंगे, सस्ते में कर देंगे। पीपल आर गोइंग फॉर इट। अल्टीमेटली ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। डेफिनेटली उतना कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है, 99% इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेशन फ्री। लेकिन आपको फिर भी किसी एक ऑथेंटिक
जो डर्मेटोलॉजिस्ट से कराइए, प्लास्टिक सर्जन से कराइए, जिसने इसके बारे में ट्रेनिंग ले रखी है, उससे करवाना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी जो क्वैक से करवा लिया, जहाँ और बहुत सारी स्पेशलिटी आजकल कर रही हैं, कोई भी स्पेशलिटी वाला वो मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन करता हूँ, वो शायद गलत है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। वो डेंजरस भी हो सकता है। बिल्कुल डेंजरस भी हो सकता है। इज इट वेरी पेनफुल डॉक्टर? सुनने में तो बड़ा पेनफुल लग रहा है कि नीडल से हाँ, जैसे आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगे, लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं वो एनेस्थीसिया में कर रहे हैं। इसमें एक तो ये है कि आपको बेहोश नहीं किया जा रहा, आपको सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है। एक 2-3 इंजेक्शन वहाँ लगेंगे जहाँ से हमने बाल लेने हैं, 2-3 इंजेक्शन वहाँ लगेंगे जहाँ पे हमने बाल लगाने हैं। तो आप बातें करते हुए, आप टीवी देखते हुए आप आराम से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। पर जब वो उसका इफेक्ट चला जाएगा उस इंजेक्शन का, वो एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया का, उसके बाद में तो पेन आएगी जब तक कि वो हीलिंग नहीं हो जाएगी। मैडम ऐसा देखिए, अभी इतने अगर हमने 3000 बाल लगाए हैं, हमने 3000 निकाले हैं और 3000 लगाए हैं, तो हमने 6000 छेद किए। तो कुछ ना कुछ सोजिश होना, उसका रिकवरी होना, थोड़ा सा इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। इसका एक बड़ा आई थिंक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से इसको एक अच्छे सेंटर से ही करवाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल 6000, अगर मान लीजिए कि खाली 3000 बाल की बात है, हाँ जी, और कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो जाती है या कुछ गलत हो जाता है, तो वो एक बड़ी सफरिंग बन सकती है। बिल्कुल, तो इसके लिए सावधानी पूरी तरह से। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आप पैसे के पीछे मत जाइए, क्योंकि जहाँ पे जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपसे चार्ज भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन्होंने सेटअप इस हिसाब से बनाया है, उसमें उन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, जो इमरजेंसी सेफ गार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट कराया कितनी देर चल जाता है? एक मैडम, जो बाल लगाए जाते हैं वो लंबे समय के लिए चल जाते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकता कि इनडेफिनेटली चलते हैं, बट हाँ, अगर आप उनकी प्रॉपर केयर करते हो, आपको बाद में भी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोग ये सोचते हैं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, मेरा काम खत्म। नहीं, इट इज़ नॉट सो। इवन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपको मिनॉक्सिडिल लगाना, क्योंकि जो बाल उसके बीच में जो आपके DHT डिपेंडेंट हैं, वो नहीं तो गिर जाएंगे, फिर आपको उसके लिए ट्रांसप्लांट फिर से कराना है। सो ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट करा लोगे तो आपके बाकी बाल तो झड़ सकते हैं ना। जो ये वाले बाल जो हम लगाते हैं, ये 15 to 20 ईयर्स लाइफ इनकी होती है, अगर अच्छी टेक्निक से किए जाएं। एक लोगों के मन में बहुत है, जो हमारे पास आते हैं लड़के 25 साल के, वो कहेंगे कि सर बाल झड़ रहे हैं, मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट ही करा लूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट द सब्सटीट्यूट फॉर मेडिसिन। आपको पहले हर पेशेंट में, हर केस में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इसको हेयर ट्रांसप्लांट से बचाना कैसे है। तो सबसे पहले हमारा मकसद है कि हम मेडिसिन से उसके जितने बाल बचा सकते हैं, या उसको हेयर ट्रांसप्लांट से ही बचा सकते हैं, तो वी शुड ट्राई विद दैट। वेरी ट्रू। कंजर्वेटिव इज ऑलवेज बेटर देन, यस, वी शुड स्टार्ट विद द मेडिसिन। इसके अलावा टेक्निक्स होती हैं, जैसे PRP और GFC आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे, तो ये भी कुछ हेल्प करती है। तो ये PRP क्या चीज़ है? PRP बेसिकली क्या है मैडम, आपका खुद का ब्लड लिया जाता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करके उसमें प्लेटलेट्स एक चीज़ होती है जिसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो वो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो बालों के लिए अच्छे होते हैं। PRP अकेली हेयर के लिए नहीं यूज़ की जा रही, ये इवन हम नी में लोग लगाते हैं, स्किन में भी हम एक वेम्पायर्स फेशियल करके करते हैं, वो PRP से ही होता है। तो PRP बेसिकली जो आपके बाल पतले हो गए हैं, जब उनको थोड़ी मुश्किल हो रही है रीग्रो होने में दवाइयों से, तो वो दवाइयों की थोड़ी मदद करेगी, बट PRP स्टैंड अलोन काम नहीं करेगी। अगर हम बोलेंगे किसी के बाल झड़ रहे हैं तो हम उसके PRP कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा? नहीं। आपको अलॉन्ग विद मेडिसिन्स PRP विल हेल्प। इसी तरह एक टेक्नोलॉजी है GFC, वो थोड़ी सी एडवांस्ड वर्जन ऑफ PRP है, जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। पर मान लीजिए कि किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट भी करा लिया और वो नॉर्मल हेयर उस पर आ गया, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड फॉर? हेयर के केयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारी डाइट। तो डाइट जो है उसमें प्रोटीन्स अच्छे होने चाहिए। जो हमारा बाल है, जो हेयर है, उसका जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है वो है केराटिन, और केराटिन जो है वो एक प्रोटीन है, वो एक प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है। तो प्रोटीन हमारी डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मल्टीविटामिन्स हैं, बायोटिन का बहुत रोल है, विटामिन B12, D, A, C, और जो मिनरल्स हैं, जिंक, मैग्नीशियम, ये भी बालों के लिए अच्छे हैं। तो जो भी डाइट्स
प्रोटीन रिच हैं, जैसे कि अंडा हो गया, फिश, चिकन, पनीर, ये बालों के लिए अच्छा है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस डिफरेंट है फ्रॉम मेल पैटर्न? जो हेयर लॉस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है, उस जो सबसे मेन जो है हेयर लॉस का कारण, वो है टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम बेसिकली है क्या? जैसे हम पहले कह रहे थे कि 50 से 100 बाल झड़ने नॉर्मल है, तो जब वो 100 से ज़्यादा बाल झड़ेंगे, जब ज़्यादा तेज़ी से बाल झड़ेंगे, तो उसको हम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि हेयर की फेजेस हैं, जैसे कि ग्रोथ फेज़ है और एक शेडिंग फेज़ है। जब ज़्यादा बाल शेडिंग फेज़ में एकदम आ जाएंगे, तो उसको हम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबको समझना है कि टीलोजन एफ्लूवियम रिवर्सिबल है, ये परमानेंट हेयर लॉस नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ फीमेल का जो कंसर्न है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजी हो जाऊंगी, दे आर नॉट गोइंग टू गेट बाल्ड, बिकॉज जो मेन कारण फीमेल हेयर लॉस का है वो टीलोजन एफ्लूवियम है। तो टीलोजन एफ्लूवियम होता क्यों है? उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हो सकता है स्ट्रेस। मान लो कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप बहुत कॉमनली सुनते हो लड़कियों का कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। एग्ज़ाम के आसपास बाल झड़ने नॉर्मल है। आपके घर में कोई स्ट्रेस चल रही है, कोई एंग्जाइटी में रहते हो, तो आप वो टीलोजन एफ्लूवियम हो जाएगा, यानी कि आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा, वो शेडिंग। तो लेकिन जब वो फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, मान लो कि आपके एग्ज़ाम ओवर हो गए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो फिर बाल आपके वापस आ जाएंगे। इसके और कारण हो सकते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसमें भी आपका हेयर लॉस होगा। फिर जैसे कि आपको कोई बीमारी हो गई, मान लो कि कोविड के बाद लोगों के बाल बहुत झड़े, उसके बाद बहुत देर लोगों के बाल जिनको सीवियर कोविड हुआ वो इवन बाल तक हो गए, लेकिन उनके बाल वापस आए सबके, क्योंकि वो सिर्फ एक स्ट्रेस रिलेटेड कारण था। फिर कुछ लोगों को डेंगू के बाद, मलेरिया के बाद, टाइफाइड के बाद उसका जो इफेक्ट आपको दिखेगा, ये नहीं है कि आज आपको फीवर हुआ तो कल बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, उसका इफेक्ट आपको 2-3 महीने बाद दिखेगा। किसी भी लंबी बीमारी के 2-3 महीने बाद जो हेयर फॉल है वो बढ़ेगा, तो उसको टीलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, वो सारे के सारे बाल वापस आ जाएंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सिर्फ ये कर सकता है कि आपके हेयर फॉल की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देगा, और जो रीग्रोथ है उसको थोड़ा फास्ट कर सकता है, ताकि वो जल्दी वापस आ जाए। बट वो अगर नहीं भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बाल आपके वापस आ जाएंगे। फीमेल्स में जो दूसरा कारण जो हेयर लॉस का है वो है हार्मोन्स रिलेटेड। जैसे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके आप बाल देखोगे थोड़े कोर्स हो जाते हैं, थिनिंग, उनके बाल झड़ते भी ज़्यादा हैं। फिर है पीसीओडी के कारण, जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि पीसीओडी जो है वो हार्मोनल डिसऑर्डर है, उसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। तो टेस्टोस्टेरोन, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो हेयर फॉल को बढ़ाएगा। इसके अलावा एक हम टर्म है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, वो भी हार्मोनली होती है। उसमें आपका सेंटर ऑफ द स्कैल्प में, आपका जो क्राउन एरिया है उसमें थिनिंग होती है, और वहाँ पे आपके हेयर लॉस होता है। वो बहुत कॉमन कारण नहीं है। और एक और कारण जो है वो फिर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अट्रैक्शनल, जो कि खींच के कारण, आप ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल जो है लंबे समय के लिए फॉलो करोगे तो आपका हेयर फॉल बढ़ता है। तो फीमेल में मेनली यही कारण है सारे। एंड आपने जैसे पहले कहा कि पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट चाइल्ड बर्थ तो होता ही है हेयर लॉस विमेन। उसमें मैडम क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप देखो तो फीमेल के बाल प्रेगनेंसी के दौरान घने और लंबे हो जाते हैं। वो हार्मोनल, जो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उसके कारण हमारे जो बालों की ग्रोथ फेज़ है वो बढ़ जाती है, और जो शेडिंग फेज़ है वो लेट आती है, वो आती नहीं है। तो आपके बाल ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो जैसे ही डिलीवरी के 3 महीने बाद आपकी वो हार्मोन्स विड्रॉ हो जाएंगे बॉडी में से, तो वो जो सारे के सारे बाल जो हैं वो अल्टीमेटली फिर एकदम झड़ेंगे। तो उसको पोस्टपार्टम हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। तो घर में लोग ऐसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहेंगे कि जो बच्चा hunगारा भरदा ना तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। सो यूजली बच्चे का hunगारा भरन दा टाइम जिहड़ा है दैट इज़ 3 to 4 months आफ्टर डिलीवरी। तो वो उसको कोइंसाइड करता है। तो पुराने लोगों ने उसको ऐसे उसके साथ अटैच किया हुआ है, बट बेसिकली वो हार्मोनल है और वो भी रिवर्सिबल है। वो सारे के सारे बाल आपके वापस आ जाए। जो मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि विमेन में
हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती होगी बिकॉज हेयर थिनिंग होती रहती है, बट कंप्लीट बॉल्ड पैचेस बहुत कम होते होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती, बट वेरी रेयरली। Very जो rarely, हेयर not so ट्रांसप्लांटेशन इज मेनली मेल उसके लिए है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती, बट बहुत कम पड़ती, बिकॉज उनके बाल फिर भी कुछ बाल्ड पैचेस बहुत कम आते हैं। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हेयर ग्रेइंग, जैसे कहते हैं बाल सफ़ेद हो जाना, बहुत यंग एज में हो जाता है। रूटीन में तो होने ही हैं, बट यंग एज में भी आजकल देखने को। बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, कैनाइटस इसका जो मेडिकल टर्म है वो है कैनाइटस। सो प्री मेच्योर ग्रेइंग जो है आजकल बहुत कॉमन हो गई है। इसमें जो मेन 3 फैक्टर्स हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी अगेन फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके मदर और फादर के बाल जल्दी सफ़ेद हुए हैं तो आपके भी जल्दी सफ़ेद होने की चांसेस हैं। तो एक तो हो गया जेनेटिक। सेकंड है, कुछ लोगों में कैल्शियम पेंटोथेनेटिक विटामिन होता है, उसकी डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। थर्ड जो हो गया है स्ट्रेस लेवल, पोल्यूशन। आजकल जो पहले प्री मेच्योर ग्रेइंग होती थी 35, अगर एक स्टैंडर्ड एज हम ग्रेइंग की मानते थे 35 के आसपास लोगों के ग्रेइंग ऑफ हेयर शुरू होती थी या हो जाती थी। आजकल वो हम एज क्लिनिक में देखते हैं 25। तो अगर कोई 25 वाला है तो हम उसको प्री मेच्योर नहीं कहते, हम कहते हैं ठीक है भी हो सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट्स भी की जा सकती हैं। ये दवाइयों से ये जो लगाने वाली और खाने वाली हैं, ये खाली यंग पेशेंट्स को दी जाती हैं। ये सिर्फ उनको दी जाती हैं। हाँ, हम ये नहीं है कि हम 45 ईयर वाले को देंगे तो उसके बाल ब्लैक हो जाएंगे। जो प्री मेच्योर वाले हैं उनमें भी सब में काम नहीं करेगी, कुछ में काम करेगी। अगर उनकी जेनेटिक इतना स्ट्रांग है तो वो उसमें भी काम देगी। मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर रही है, वी आर वेटिंग कि किस दिन ये आ जाए पॉसिबल इन फ्यूचर कि सबके लिए पॉसिबल हो जाए कि कुछ लें और बाल कभी हुई ना। बिकॉज हेयर कलर का बहुत सुनने में आ रहा है कि हेयर कलर इज़ वेरी डैमेजिंग, पर फिर भी ऑल द सेम यूज़ करना पड़ता है। हेयर कलर जो है आजकल एक सोशली आपसे रिक्वायरमेंट है। अगर आपने बाल काले नहीं किए तो पेशेंट हमसे भी आके पूछते हैं कि आपने डाई क्यों नहीं लगाई है। तो बेसिकली क्या है, एक तो आप जो हमारा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, और अवेलेबिलिटी ऑफ हेयर कलर बहुत ज़्यादा है। इतनी रेंज ऑफ हेयर कलर्स अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा प्रमोशन है, तो आजकल हेयर कलर लगाना एक मजबूरी बन गया है। तो अगर आपने हेयर कलर नहीं लगाया तो लोग ही आपको कहेंगे कि आपने क्यों नहीं लगाया। एज सच हेयर कलर के कोई परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक तो ये है कि इससे आपके बाल थोड़े से फ्रीजी हो सकते हैं, केमिकल्स हैं अल्टीमेटली आपकी जो प्रोटीन है उसको डैमेज कर सकते हैं। अगर आपको हेयर कलर एलर्जी नहीं करता तो आप हेयर कलर लगा सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हेयर कलर आप यूज़ कर सकते हो, बट जितना कम यूज़ करो उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर थोड़ा सा आप मेहंदी यूज़ कर सकते हो, हिना का यूज़ कर सकते हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बट वो कलर उतना अच्छा नहीं दे पाती तो लोग पसंद नहीं करते। लेकिन हेयर कलर लगा सकते हैं अगर आपको एलर्जिक नहीं है। अगर आपको एलर्जिक है तो यू शुड नेवर यूज़ इट। फिर मेहंदी में भी आजकल आ रहा है बहुत ज़्यादा कि कोई केमिकली यूज़ करते हैं एज अ डाई, और उस केमिकल का पता भी नहीं होता। प्योर मेहंदी मिलना ही एक चैलेंज है। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं तो इट शुड बी वेरी, हाँ, इट शुड बी प्योर। वैसे अगर आप उसमें जो बहुत सारी आपको मिल रही हैं, एक बाबा की मिलेगी, दूसरे बाबा की मिलेगी, जिसके ऊपर लिखा मेहंदी है बट वो है हेयर कलर है। जो प्योर मेहंदी है वो ही आप जिसको एलर्जिक है उसके लिए है कि प्योर मेहंदी जो है वो उनके लिए अच्छी है। और जितने जो भी बेसिकली हेयर कलर आपको ब्लैक कलर दे रहा है उसमें पीपीडी है ही। पीपीडी एक केमिकल है जो आपके बालों को कलर दे रहा है। तो पीपीडी जो है वही एलर्जिक करता है, वही केमिकल डाई। हाँ, तो पीपीडी कोई भी जो हेयर कलर अगर आपको ब्लैक कलर दे रहा है तो उसमें पीपीडी होगा ही। ये हेयर ऑयल का कहा जाता है कि इट इज़ वेरी गुड। जितना हेयर की ऑयलिंग करेंगे उतने हेयर हेल्दी भी रहेंगे और ग्रोथ भी अच्छी होगी। ऑयल ऐसे है कि अब हमारे जो इंडियन सोसाइटी में हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, सब घरों में लग रहा है, तो उसको ऐसे ही प्रमोट किया जाता है कि सब मर्ज की एक ही इलाज है, तेल लगा लो। दादी नानी का तो प्यार ही है कि आओ बालों में अच्छे किसी घर में सरसों का लग रहा है, कोई नारियल, कोई आंवला लगा रहा है। लेकिन ऑयल जो है बेसिकली उसका सिर्फ एक ही रोल है, वो हमारे बालों को कंडीशनिंग देता है। जब आप बालों को ऑयल लगाते हो तो वो एक शाइन देता है, उसको मैनेजेबल कर सकता है, उसकी डैमेज कम कर सकता है। लेकिन किसी भी ऑयल से आपके हेयर ग्रोथ नहीं होने वाली। लोग कहते हैं हम चंपी कराते हैं, चंपी करा के हमारे बाल ग्रो करेंगे, हम गंजे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है।
कई बार चंपी कराने से आपके इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में, फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। जब आप ज़्यादा तेल लगाते हो वो आपके फेस पे आएगा तो आपके एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपका डैंड्रफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट एज अ देसी कंडीशनर, दैट्स ऑल, उसका और कोई रोल नहीं है। वो आपकी हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है और वो आपको बालों को लंबे नहीं करने वाला है, डेफिनेटली नहीं। आपने अभी कहा कि ऑयल लगाने से डैंड्रफ होने का चांस है, जबकि हमने इससे उल्टा सुना है कि अगर ऑयल लगाते रहेंगे तो डैंड्रफ होगी ही नहीं। बेसिकली डैंड्रफ है क्या? डैंड्रफ एक हमारे डेड स्किन सेल्स हैं जो स्कैल्प में से उतर रहे हैं और वो थोड़ा फास्ट उतर रहे हैं जो उसकी नॉर्मल स्पीड से, उसके ऊपर फिर फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो डैंड्रफ का रूप ले लेता है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जैसे मान लो आप मिट्टी है, आपके कमरे में मिट्टी है तो आप उसके ऊपर तेल लगाओगे तो मिट्टी ठीक थोड़ी होगी, वो तो जम जाएगी, वो आपको दिखेगी नहीं पर वो ठीक नहीं हो रही। इसी तरह डैंड्रफ के ऊपर तेल लगाने से डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा, वो आपको दिख नहीं रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। डैंड्रफ का ट्रीटमेंट जो है उसको क्लीन करना है, इट शुड बी क्लीन प्रॉपरली। अगर आप उस डेड स्किन जो इकट्ठी हो रही है उसको आप क्लीन करते जाओगे तो डैंड्रफ आपका कम होगा, तेल से कम नहीं होगा, तेल से वो जम जाएगा। तो बाल कितनी जल्दी शैम्पू करने चाहिए? अगर आप रोज भी कर सकते हो, शैम्पू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ी मिथ है, लोग आते हैं कि हम ना शैम्पू नहीं यूज़ करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शैम्पू यूज़ करने उसमें केमिकल होते, बाल झड़ेंगे। ऐसा नहीं है। शैम्पू का काम क्या है? बेसिकली वो हमारी डर्ट ऑयल को क्लींस करेगा, उसको क्लीन करेगा जो हमारे स्कैल्प में है। अगर हम वो क्लींजिंग नहीं करेंगे, मान लो आपके डैंड्रफ है और शैम्पू नहीं कर रहे, तो वो क्लींजिंग कैसे होगी? तो शैम्पू चाहे आप डेली यूज़ करो बट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक आपको शैम्पू ज़रूर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आपके बालों में ऑयल इकट्ठा हो जाएगा, डर्ट इकट्ठी हो जाएगी। अगर आपकी स्कैल्प अनहेल्दी है तो आपके बाल कैसे हेल्दी हो सकते हैं? पर अगर हम बार बार शैम्पू करें तो हमारे बाल ब्रिटल नहीं हो जाएंगे? हेयर ब्रेकेज बहुत होनी शुरू हो जाएगी, सूख जाएंगे बाल बिल्कुल। नहीं, ऐसा अगर आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपकी जो हमारे हेयर का स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ एक शैम्पू जो माइल्ड शैम्पू, उससे कुछ नहीं होता। वो बहुत सारी प्रमोशंस है कि ये वाला शैम्पू सबसे अच्छा है, ये माइल्ड है, लेकिन सारे शैम्पू में बेसिकली तो एक वॉशिंग एजेंट ही है ना जो हमारे बालों को क्लीन कर रहा है। अगर आप नहीं क्लीन कर रहे, अगर आप बालों को क्लीन नहीं कर रहे, वो ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं लोगों को इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, मान लो कि आप अपना फेस दिन में 2 बार धोते हो, उसमें भी क्लीनिंग कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे आईब्रोज झड़ गए, ऐसा तो नहीं है हमारी दाढ़ी है वो झड़ गई। जहाँ हम वैक्स की जगह हमारी बॉडी पे रोज़ शैम्पू लगाएंगे तो बाल वो झड़ जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो वो शैम्पू जो है वो आपके बालों को नुकसान, रूट को कोई नहीं कर रहा। अगर कोई आप हार्श ज़्यादा शैम्पू यूज़ करोगे, अगर करेगा भी तो आपको हेयर शैफ्ट को, यानी कि लंबे बाल है उसको थोड़ा ड्राई कर सकता है, वो आप कंडीशनर यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि बहुत महंगे वाला शैम्पू या कुछ बहुत महंगा शैम्पू आपको बहुत लंबे बाल देगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि वो ऐड में दिखाते हैं कि सनसिल्क लगाओगे तो आप गाड़ी को भी खींच सकते हो, ऐसा नहीं होने वाला। हेयर के ऊपर लोग कभी कभी अंडा लगाने के लिए कहते हैं, कभी कोई कॉफ़ी से वॉश करने के लिए कहेंगे, तो ये बेनिफिशियल है? अंडे का ऐसा है मैडम, इट एक्ट्स एज ए कंडीशनर, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स हैं, वो थोड़ा सा आपको एक कंडीशनिंग का इफेक्ट तो देगा ही। तो अंडे लगाने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें ऐसे प्रमोट की जाती हैं कि जैसे ये हर मर्ज का इलाज यही है कि अगर आपने अंडा लगा लिया तो आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। अंडा इज़ ए गुड कंडीशनर बिकॉज उसमें प्रोटीन्स है, तो वो थोड़ा सा तो आपके बालों को एक अच्छी फील तो देगा ही, बट फॉर सम डेज अल्टीमेटली वो भी जब आप बाल फिर से धो लोगे वो उतर जाएगा। बाकी जो ये सारी चीज़ें जैसे कि लोग अनियन का ऑयल लगाते हैं, गार्लिक ऑयल लगाते हैं, कॉफ़ी लगाते हैं, इनका कोई मेजर रोल नहीं है आपकी हेयर ग्रोथ में। हाँ, सबका थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि कोई इरिटेंट इफेक्ट है, उसके कारण आपके थोड़ी जो पतले बाल हैं वो कम गिरें, पर ऐसा नहीं है कि वो आपके हेयर लॉस का ट्रीटमेंट है। आप बहुत सारे शैम्पू देखते हो, कोई रोजमेरी ऑयल डाल के दे रहा है, कोई आपको अनियन डाल के दे रहा है, कोई गार्लिक डाल के दे रहा है कि ये वाला शैम्पू सबसे अच्छा है। पहले तो इन शैम्पू में गार्लिक है नहीं, ना नींबू है, ये सिर्फ एक आपको फ्रेगनेंस दी गई है। अगर है भी तो वो आपके बालों को बढ़ाने नहीं वाला। हेयर मास्क है, थिक हेयर सीरम्स हैं, जो भी जितने भी ये मास्क हैं, जेल हैं, सीरम्स हैं जो हम ऊपर लगाते हैं, शेफ्ट पे लगाते हैं, या कंडीशनर इवन है, ये सिर्फ हमारे लंबे बाल पे काम कर रहा है, ये हमारी हेयर रूट पे काम नहीं कर रहा। तो ये हमें एक शाइन देगा। मान लो कि आपने हेयर सीरम लगाया है तो वो कुछ दिन के लिए आपके बालों को एक शाइन देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके हेयर रूट्स पे काम नहीं कर रहा। इनका एज सच कोई नुकसान नहीं है,
आप यूज़ कर सकते हो ऑन एंड ऑफ, बट अगर आप कोई भी चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी केमिकल लंबे समय के लिए बहुत रेगुलरली यूज़ करोगे, एक्सेसिव यूज़ करोगे, तो वो नुकसान कर सकता है। वन ऑफ आपको कभी कभी जेल लगाना है, किसी पार्टी पे जाना है, तो इट्स गुड। आपको मास्क लगाया कभी आपने, तो ठीक है, वंस इन अ मंथ आप लगा लो, ट्वाइस इन अ मंथ लगा लो, ठीक है। लेकिन अगर आप रोज ही कोई ना कोई केमिकल अपने बालों को लगाओगे, वो रूट्स को तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे हेयर हैं उनको थोड़ा फ्रिजी कर सकता है, उनको ब्रिटल कर सकता है, उनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दैट्स ऑल। हेयर ड्राइंग के लिए जनरली हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं और वो हॉट ब्लो ड्राइंग करते हैं, तो वो तो नहीं डैमेज करता बालों को? अगर आप हेयर ड्राइंग जो है कभी कभी कर रहे हो हॉट एयर से, कभी कभी कर रहे हो, फिर वो हेयर स्टाइलिंग के लिए, मान लो आपने किसी फंक्शन पे जाना है, किसी ने किसी शादी पे जाना है, उस पर कभी आपने लगा लिया, तो वो तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रोज ही करोगे, तो बेसिकली जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा जो बाल है वो प्रोटीन से बना है, कैरेटिन में। तो अगर आप प्रोटीन को गर्म करोगे, हीट करोगे, तो वो कोगुलेट होती है, तो वो आपके हेयर जो शैफ्ट है उसको थोड़ा डैमेज कर सकता है। अगर आप उसको बहुत रेगुलरली डेली यूज़ करोगे, कोई भी जो हीट लगाते हो बालों को, जैसे स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे, अगर आप रोज़ स्ट्रेटनर यूज़ करोगे, आप रोज़ ब्लो ड्राई करोगे, तो वो आपकी जो हेयर शैफ्ट जिसको हम बोलते हैं, लंबे बाल जिसको, उनको डैमेज कर सकता है, बट हेयर रूट को वो भी कोई नुकसान नहीं करेगा। फिर बालों को सुखाने के लिए क्या तरीका है? आइडली अगर आपके पास टाइम है, तो मतलब आपको इसको मतलब खुली हवा में रूम टेम्परेचर पे सुखाना चाहिए, पर सबके पास इतना समय तो नहीं होता, तो ब्लो ड्रायर में एक कोल्ड वाली ऑप्शन भी होती है, ठंडी हवा वाली, तो आइडली आपको वो यूज़ कर लेनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी आप हॉट एयर भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि वो आपके रूट्स को डैमेज नहीं करेगा। कभी कभी से मुझे याद आया डॉक्टर साहब कि ये जो कैरेटिन लगाते हैं बालों में फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर कर्लिंग के लिए, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, रिबॉन्डिंग है, कैरेटिनाइज करना है, इवन ओला प्लेक्सस टू एन एक्सटेंट, ये सेफ? मैडम, रीबॉन्डिंग जो है ना, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, वो फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करके आपके बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आपने करानी भी है, 4-5 साल में एक बार करा लिया, तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके अल्टीमेटली हेयर रिकवर कर जाएंगे। पर आजकल क्या हो रहा है कि आपको अपने बाल रीबॉन्डेड देखने की आदत पड़ गई है सबको, तो वो क्या कर रहे हैं कि हर साल बाद रीबॉन्डिंग हो रही है, और वो बाल अल्टीमेटली आपके बालों को डैमेज करेगी। टू मच ऑफ रीबॉन्डिंग इज़ नॉट गुड। बेसिकली टू मच ऑफ एनी ट्रीटमेंट, बी इट कैरेटिन हो, स्ट्रेटनिंग हो, जो स्मूथनिंग हो, ज़्यादा कराओगे, आपको अपने नेचुरल बालों को एक्सेप्ट करना है। कोई भी जो ट्रीटमेंट है, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जो हमारी ट्रीटमेंट है, वो आपके बालों का जो बेसिक टेक्सचर और करेक्टर है उसको परमानेंटली चेंज नहीं कर सकती। जो भी आप ट्रीटमेंट करा लो, जो आपको नेचर ने, जो आपकी फैमिली हिस्ट्री से आपको जो बाल मिले हैं, उनका जो बेसिक टेक्सचर है, अगर आपके बाल पतले हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट उसको थिक कर देगा, कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। अगर आपके बाल थोड़े रफ हैं, तो आप उसमें कंडीशनर लगा के टेम्पररी तो ठीक कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वो परमानेंटली आपके स्मूथ हो जाएंगे, नहीं होगा। तो आपको अपने बालों को एक्सेप्ट करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी परफेक्ट तो नहीं है किसी की भी ना, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसी तरह हमें बालों को एक्सेप्ट करना है। हाँ, कभी कभी आप रीबॉन्डिंग करा लो, अगर कैरेटिन कराना है, कभी कभी के लिए ठीक है। अगर आप उसको बहुत रेगुलरली कराओगे, तो वो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। वो विशियस साइकिल बन जाता है ना, आदत पड़ जाती है स्ट्रेट हेयर की, 6 महीने के बाद दोबारा, फिर दोबारा। बिकॉज और अगर आपके बाल पतले हैं, तो वो जो आपकी रीबॉन्डिंग है वो ज़्यादा देर स्टे भी नहीं करती। डॉक्टर साहब, एक और बीमारी के बारे में सुना है, एलोपेशिया एरेटा, और इसके क्या कॉजेज़ हैं? ये चीज़ क्या है एलोपेशिया एरेटा? एलोपेशिया एरिएटा जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब कि आपके बॉडी के सेल आपके सेल अपने ही सेल को डैमेज कर रहे हैं, मतलब अपने ही सेल को डैमेज करेंगे। तो इसमें जो पैचेस होते हैं, इसमें बेसिकली बाल्डनेस होती है, पर वो रिवर्सिबल बाल्डनेस है। इसमें आपके कॉइन शेप लीजन बनेंगे, बिल्कुल एक एरिया है जो बिल्कुल सफाचक हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। पंजाबी भाषा में इसको बोलते हैं कि तड़े कीड़ा लग गया, बट ये कोई कीड़ा नहीं है, ये एक बीमारी है जिसका इलाज करना चाहिए। लोग इसके लिए देसी दवाई लगाते हैं, कोई तेजाब लगाता है, कोई कुछ लगाता है, उससे आपकी हेयर रूट डैमेज हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट हमेशा ही स्किन स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए। इसके अच्छे ट्रीटमेंट हैं और हम मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो कई बार, अगर आपने कभी देखा हो, तो कई लोगों की पूरी बॉडी बाल झड़ जाते हैं, उसको हम एलोपेशिया टोटैलिस बोलते हैं। आपके आईब्रोज, पूरी बॉडी से बाल झड़ जाएंगे।
दो इट इज़ वेरी रेयर, मैं डराना नहीं चाहता हूँ, इट इज़ वेरी रेयर बट इट इज़ पॉसिबल। तो इसको अगर हम अर्ली स्टेज में ट्रीट करते हैं तो हम उस स्टेज में जाने से बच सकते हैं। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि बाई चांस अगर किसी के बारे में भी पता चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। या उनकी अपनी फैमिली में है, तो एक जाके प्रॉपर गाइडेंस लेके इसको फुली क्योर कर सकते हैं। हाँ, ये इसमें कोई देसी घबराने ट्रीटमेंट की- से ये देसी कोई कीड़ा ट्रीटमेंट से- नहीं है, जो कीड़ा लगा हुआ है वैसा नहीं है। आपको इसको ट्रीट करोगे तो आप इसमें अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। जनरली होता ऐसा ही है डॉक्टर साहब की बाल की प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, आजकल तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, हाँ जी। देयर इज़ टू मच ऑफ कॉन्शियसनेस, बट जनरली लोगों को यही होता है कि इसको हल्के में ले लेते हैं कि ये तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। डॉक्टर साहब, आपको हमारे व्यूअर्स को कुछ और बताना है, समथिंग यू फील मैडम, कि हम मिस कर गए जो हों? सबसे इम्पॉर्टेंट बात फीमेल्स के मैं बताना चाहूँगा कि आपको हेयर फॉल से घबराना नहीं है। फीमेल में जो हेयर फॉल है उसको आपको एक प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस की तरह लेना है। उसके लिए ज़रूर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो। आपको ये, अगर आपको स्किन स्पेशलिस्ट कह रहा है कि आपको इसके बारे में नहीं घबराना, तो उसको मान लेना है। सब मेल के केस में क्या है कि आपको उसको थोड़ा सीरियसली लेना है। ये नहीं सोचना कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँगा। अगर आप अर्ली उसको ट्रीट करोगे, अगर आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन है, अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, आपके बाल जो झड़ रहे हैं उसमें पतले बाल हैं, तो मेल को ट्रीटमेंट की फीमेल से ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पेशेंट हमारे पास ज़्यादा फीमेल आते हैं, वो ज़्यादा वरिड होती हैं। वो उसका कारण ये है कि उनके बाल लंबे हैं। जब लंबे बाल झड़ते हैं तो वो ज़्यादा दिखते हैं। तो फीमेल को ज़्यादा चिंता नहीं करनी है और मेल को ध्यान रखना है। इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। वेरी सून हम आपको एपिसोड 3 में मिलने जा रहे हैं, एंड एपिसोड 3 में वी विल डेफिनेटली डिस्कस सम मोर स्किन इश्यूज़, क्योंकि जो एक्चुअल मेडिकली रिलेटेड स्किन इश्यूज़ हैं वो अभी हमारे आए ही नहीं हैं ऑन द टेबल। एंड जैसे पिछली बार रिक्वेस्ट की, इस बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपके पास स्किन या हेयर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर हमें कमेंट्स में पूछिए ताकि हम उनको एड्रेस कर सकें। एंड आई होप कि आज के दोनों क्वेश्चंस जो भी आए थे हमारे पास कमेंट्स में वो आंसर हो गए हैं। अगर अभी भी उनको कोई डाउट है तो दोबारा से कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।